हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अपने स्टडी रूम में जहां कहीं भी पढ़ना होगा आप लोग बैठ चुके होंगे। आपको क्लासरूम में ही मैंने बता दिया था कि आज कैसे भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। काफी मेहनत के बाद, काफी सेटअप के बाद फाइनली मैं आपके सामने खड़ा हूं। थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना है। अगर मान लो कि आवाज में दिक्कत आ रही है या फिर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगर मैनेज कर लोगे तो काम हो जाएगा। धीरे धीरे तो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना ही है। और एक दिन दो दिन से मैं बस कह रहा था कि आएगा आएगा, नहीं आ पा रहा था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। तो आज हमने कैसे भी सेटअप कर लिया है, ठीक। एंड आपको क्या करना है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लासरूम में तो आपको बताया ही था, कॉपी पे एक एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको उतारना है। जो ऑप्शन डिस्कस करूंगा, जो वर्ड का मतलब बताऊंगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इसका मतलब बताऊं पॉपुलरली नोन, तो इसका जब मतलब बताऊंगा तो आपको कॉपी में लिखना है उसको। उसका फायदा क्या होगा कि आपके एग्जाम में इंग्लिश ही आएगी, वहां पे हिंदी नहीं आएगी इंग्लिश के एग्जाम में। और वहां पे जब तक तुम वर्ड का मतलब नहीं जानोगे तो कहानी याद नहीं आएगी। कहानी याद नहीं आएगी तो आप किस ऑप्शन पे टिक मारोगे, ये बी सी और डी, किस पे टिक मारोगे। जैसे ही मतलब पता चल जाएगा आप टिक मार सकते हो, कहानी आपको याद आ जाएगी। तो इसीलिए वर्ड जो भी बताऊं उसका मतलब आपको लिखना है, ढंग से समझना है। उसके बाद भी कुछ अगर कसर रह जाती है तो आप मुझे क्लासरूम में पूछ लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर आप मैसेज कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। आपने क्लासरूम में इसको डिटेल में पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो चैप्टर डिटेल में कवर करने वाला है हमने क्लास में कर लिया है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये चैप्टर खत्म होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका भी क्लियर हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है इसको, उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले पेज, और हाँ, हर एक पेज का आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ऐसा नहीं है ना कि सारा चैप्टर का एक जगह पे आपको 50-60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर पेज का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो जितना दिया जा रहा है मोर देन इनफ है। इनफ नहीं है, मोर देन इनफ। मतलब इनफ होता है पर्याप्त, पर्याप्त से भी ज्यादा है। अब बस कर लो इसको, सब कुछ हो जाएगा अच्छी तरीके से। एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा वादा है। चलो तो देखो, यहाँ पे आपको इस में देख रहा होगा कि मैंने कुछ कुछ कलर किया हुआ है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको अपने बुक में भी कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी born in 1869। अब यहाँ पर 1869 आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। तो ये 1869 टू 1948 क्या है। 1869 में वो क्या हुए थे, पैदा हुए थे, और 1948 में उनका देहांत हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव इसी से तो बनता है। दे देगा वो क्वेश्चन कि इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। तो अब वहां पे दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आता है, जिनको वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में पैदा हुए थे, 1948 में इनका देहांत हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिया गया है, देखकर आप इसको हाईलाइट कर लेना। आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करो और इसको हाईलाइट कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अब 1 बाय 1 करवा रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 was popularly known। पॉपुलरली नॉन मतलब लोगों के बीच किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे या किस नाम से प्रसिद्ध थे। पॉपुलरली
अब देखो इसमें पॉपुलर हो गया है, आपने सुना होगा कि ये आदमी काफी पॉपुलर है, मतलब काफी लोगों के बीच ये इसकी पहचान बनी हुई है। और नॉन मतलब, नो मतलब जानना, मतलब पॉपुलरली नॉन मतलब लोगों के बीच किस नाम से ये जाने जाते हैं। अब कितना आसान हो गया, बिना ऑप्शन भी आप लोग इसको आंसर दे सकते हो। फिर भी आप देखो ऑप्शन ए क्या है, नेताजी। क्या ये नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन बी बापू, ऑप्शन सी आयरन मैन, ऑप्शन डी गुरुजी। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आप कमेंट एक बार मुझे करोगे कि क्या इसका आंसर आप ठीक दे पा रहे हो या नहीं। आपको पूरा नहीं टाइप करना है, ए बी सी डी में से बस ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो या डी लिख दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बापू। बापू आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, गांधी इज रिगार्डेड एज द, ऑप्शन देखो, फादर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ मिनिस्टर। अब सर ये क्या होता है? रिगार्डेड क्या होता है? रिगार्डेड का क्या मतलब होता है? तो गांधी जी जो थे उनको क्या माना गया, क्या लोग उनको किस चीज का उनको टाइटल दिया गया? तो आपने सुना होगा राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का जो टाइटल है इनको मिला हुआ है, किनको? गांधी जी को। तो राष्ट्रपिता में इसका इंग्लिश कौन सा होगा? देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को। और ये देखो लिखा हुआ है फादर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्रपिता। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में पक्का करोगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको पता चल जाए कमेंट में आपको ऑप्शन दे देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या है? फादर ऑफ द नेशन। आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है। धीरे 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 आपको पता चलेगा कि मात्र ये चीजें नहीं, मुझे तो एक लाइन का करवाना है ना। मैंने आपको बताया है कि एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो फिलहाल आपको आसान लग रहा होगा। धीरे धीरे चीजें हार्ड होती जाएंगी, आपको घबराना नहीं है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वाज मोर ए देन ए पॉलिटिशियन। कि गांधी जी जो थे, जो गांधी जी थे वो ज्यादा थे राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन किसको बोलते हैं? जो राजनीति करता हो। और गांधी जी को अक्सर राजनीति करते हुए ही लोगों ने देखा है। तो वो एक राजनीतिज्ञ से भी ज्यादा क्या थे? आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें गांधी जी के जो विचार हैं राजनीति वाले नहीं हैं। कैसी भारत की संस्कृति है और किस तरीके के यहाँ पे सिविलाइजेशन है, कैसी सभ्यता है, उसका जिक्र है। तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो क्या है? ज्यादा राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो क्या है? क्या वो एक सिपाही हैं? क्या वो स्पिरिचुअल लीडर हैं? क्या वो बिजनेसमैन हैं? या क्या वो एक लॉयर हैं? जिसको आंसर पता है फटाक से कमेंट करेगा कि क्या वो सोल्जर थे, सोल्जर मतलब सिपाही, स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता, बिजनेसमैन जो व्यवसाय करता हो, लॉयर मतलब वकील। तो वो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा जो वो थे वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी यूज्ड डैश एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। चीफ वेपन, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो आप दिमाग में रखोगे तो आपको लाइन समझ में आ जाएगा। चीफ वेपन, आपने चीफ मिनिस्टर सुना है? चीफ मिनिस्टर मुख्य मंत्री। तो वैसे ही चीफ का मतलब मुख्य होता है और वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। तो मुख्य जो हथियार है ब्रिटिश रूल के विरुद्ध में, ब्रिटिश रूल किसको बोलते हैं? जो अंग्रेजों का शासन था, जो ब्रिटेन से लोग आए थे उनको क्या बोलते हैं?
ब्रिटिश बोलते हैं, जो चाइना से लोग आएंगे उनको चाइनीज बोलेंगे, उसी तरीके से ब्रिटेन से जो आए थे उनको ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के विरुद्ध में जो उनका मुख्य जो हथियार था वो क्या था? क्या वो गन्स एंड स्वॉर्ड्स थे? गन्स मतलब बंदूक और स्वॉर्ड्स मतलब तलवार। क्या फेथ एंड नॉन वायलेंस था? फेथ मतलब विश्वास और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। क्या उनका मेन हथियार ये था? क्या वेल्थ एंड पावर था? धन और शक्ति। आर्मी एंड पुलिस, फौज या पुलिस, क्या ये इसमें से कौन सा मेन हथियार था उनका? तो आपने बुक में पढ़ा होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर फेथ हो या ट्रूथ हो, आप दोनों को यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन इस 4 ऑप्शन में जो आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो बी वाला ही है, फेथ एंड नॉन वायलेंस। अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रूथ भी कर सकते हो, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। गांधी जी का अक्सर ये लाइन आपको सुनने को मिलता होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। सब अपना नंबर जोड़ते रहना, टोटल जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आज के दिन का, तो आपका कितना सही है आपको वो भी कमेंट करके मुझे बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेथ एंड नॉन वायलेंस। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम, उन्होंने हमारी मदद की आजाद इंडिया को कराने में किसके रूल से, मतलब किसका शासन चल रहा था? तो ऑप्शन ए, क्या फ्रांस का शासन चल रहा था? ऑप्शन बी, क्या पोर्तुगीज आए थे? ऑप्शन सी ब्रिटिश या ऑप्शन डी डच? तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा? तो आप बखूबी जानते हैं कि जो हमें आजादी मिली है, आए तो ये सब थे, लेकिन जो अंत तक रह गए थे, जिन्होंने ज्यादा देर तक शासन किया है, वो ब्रिटिश ने किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए और बहुत आसान थे, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि सर बहुत ही हार्ड है, हमें पता नहीं चल रहा है। अब देखो 6th क्वेश्चन, फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से 1948 तक गांधी जी जो हैं वो डोमिनेट किए हैं। डोमिनेट का मतलब इनका वर्चस्व रहा है, नेतृत्व करना। आप देखोगे कि जब से गांधी जी भारत में आए, जब से चंपारण आंदोलन में इनको सफलता मिली, तब से इनका भारतीय राजनीति में हमेशा वर्चस्व रहा है। तो ये कह रहे हैं कि 1915 टिल 1948 जो है गांधी जी ने नेतृत्व किया या उनका वर्चस्व रहा। किसके पॉलिटिक्स में, किसकी राजनीति में? क्या यूरोपियन की राजनीति में, या भारतीय की राजनीति में, या अमेरिका की राजनीति में, या अफ्रीका की राजनीति में? तो आई होप कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स में इनका डोमिनेशन रहा था 1915 से लेकर 1948 तक। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। फैनेटिक किसको बोलते हैं? फैनेटिक बोलते हैं कट्टरवादी को, जो कट्टर आदमी होता है। तो कह रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो मारे गए थे किस एक कट्टर के हाथों? तो ये अक्सर आपने सुना होगा कि नाथूराम गॉडसे ने मारा है। तो किस तारीख को मारा है? मतलब एक कट्टरवादी के हाथों गांधी जी मरे, तो कब? ऑन लिखा हुआ है, ऑन मतलब कौन से डेट को, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 13 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। तो आप कह रहे होंगे सर ये तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, तो बड़ा ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। माय डियर फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये तो आसान ही है। कब आसान लग रहा है? जब मैं ये फैनेटिक का मतलब बता दे रहा हूं।
अगर आप इसका मतलब ही नहीं समझोगे तो आप इसको बता ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मेन आपको यही करना है। अक्सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ही आती है कि उसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, और इंग्लिश जब समझ में ही नहीं आएगी तो आपको कहानी याद नहीं आएगी। तो एक ऑप्शन बच जाता है रटंत विद्या, और रटंत विद्या आपको पता है कि कितना काम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा जो उनकी है उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी माय ट्रूथ, ऑप्शन सी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। इस 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करना है कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन है। सो बहुतों ने कमेंट किया होगा, पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसका राइट आंसर है। कभी भी कोई पूछे कि गांधी जी की आत्मकथा का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। गांधी रोड न्यूमरस आर्टिकल। अब यहाँ पे एक शब्द आया क्या, न्यूमरस, कि ये न्यूमरस क्या होता है, ढेर संख्या में। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में। उन्होंने क्या लिखे, आर्टिकल लिखे। आर्टिकल मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में। तो वो किसके लिए, मतलब कौन सी वो मैगजीन थी, तो वो मैगजीन कौन सी थी, हरिजन थी, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी द हिंदू। तो ऑप्शन ए है आपका हरिजन और ऑप्शन बी है यंग इंडिया, और आई होप कि आपने यंग इंडिया ही चुना होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। गांधी वाज ए मास्टर ऑफ शास्त्र डैश इंग्लिश, कि जो गांधी जी थे वो मास्टर थे इंग्लिश में, पोएटिक में, इडियोमैटिक, ब्रोकन या ट्रांसलेटेड। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस चैप्टर में लेखक के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि लेखक जब इंग्लिश लिखते थे तो कैसे लिखते थे। तो इसमें इंग्लिश जब ये लिखते थे तो इनका जो लय रहता था इडियोमेटिक रहता था। इडियोमेटिक का आपने मुहावरा वगैरह पढ़ा होगा हिंदी में, तो जो होता है उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि आपकी जो बातें हैं काफी स्पीकर की तरह लाउड है, तो यहाँ पे मैं स्पीकर की तरह लाउड है, मतलब आपकी आवाज को मैं किसी और चीज से जोड़ दिया हूँ। ये क्या है, इडियोमेटिक चीज है। तो यहाँ पर इडियोमेटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी जो थे वो इंग्लिश में इडियम्स का काफी यूज किया करते थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इडियोमेटिक। 11th क्वेश्चन देखो। इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द, एक जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी ने बात की है। गांधी जी ने किसके बारे में बात की है? ऑप्शन ए वीकनेस, ऑप्शन बी साउंड फाउंडेशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी रिचनेस ओनली। यहाँ पे गांधी जी ने क्या भारतीय सभ्यता के वीकनेस के बारे में बात किया है, या साउंड फाउंडेशन के बारे में, या डिस्ट्रक्शन या रिचनेस? सर इसका मतलब क्या होता है? वीकनेस का मतलब कमजोर, साउंड फाउंडेशन मतलब मजबूत नींव, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और रिचनेस मतलब सिर्फ भारत की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में इन्होंने बात की है। तो इस चैप्टर में गांधी जी ने बताया है किसके बारे में, साउंड फाउंडेशन के बारे में, भारत की जो मजबूत नींव है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साउंड फाउंडेशन। 12th क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली, मतलब भारतीय जो सभ्यता है वो सफलतापूर्वक क्या हुई है समय के साथ। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि समय के साथ, समय के साथ क्या इग्नोर की गई है, क्या अपोज्ड किया गया है, विथस्टूड रहा है या डिनाइड किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन
इग्नोर कर देना आप खूबी जानते हैं इसका मतलब, जब हम किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, बातों को ध्यान नहीं देते हैं। अपोज करना मतलब विरोध में उसके हो जाना, विपरीत। विदस्टूड मतलब जैसा था वैसा ही होना, और डिनाइड कर देना मतलब मना कर देना। तो यहाँ पर भारतीय सभ्यता जो है समय के साथ क्या रही है, विदस्टूड रही है। आई होप कि आप इसका आंसर ठीक आपने दिया होगा। 30 क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी जो सभ्यता है, उसने गिव्स इंपॉर्टेंस मतलब उसने महत्व दिया है किस चीज का। तो ऑप्शन ए देखो मोरल वैल्यूज, ऑप्शन बी प्रिविलेज मटेरियलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ, और डी सैक्रिफाइस। तो मोरल वैल्यूज का मतलब क्या होता है बताओ। मोरल वैल्यूज का मतलब होता है जो आपको नीति के हिसाब से सही चीजें हैं वो करनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, मोरल वैल्यू। प्रिविलेज मटेरियलिटी कि क्या वो लोग जो भौतिकी चीजें होती हैं, जैसे पंखा दिख रहा है, एसी, आपके जो कंफर्ट जिसे अच्छा लगता, कंफर्ट आपको महसूस होता है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आनंदमयी करती हैं, क्या उस चीज पे है पश्चिमी सभ्यता। स्पिरिचुअल लाइफ अध्यात्म, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान होना, क्या उस पे आधारित है पश्चिमी सभ्यता। सैक्रिफाइस क्या पश्चिमी सभ्यता में त्याग की भावना पे जोर दिया जाता है, उस पे महत्व दिया जाता है। तो आप अब आंसर इसका समझ चुके होंगे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, और बाकी तीन चीजें जो हैं वो गांधी जी ने बताया है कि हमारी सभ्यता में ध्यान दिया जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, एलिवेट्स का मतलब होता है स्तर को ऊपर उठाना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, क्या किसका स्तर उन्होंने उठाया है, इकोनॉमिक बीइंग का, मटेरियल बीइंग का, मोरल बीइंग का, या सोशल बीइंग का। तो भारत हमेशा से जाना जाता है नैतिक कार्यों के लिए, जो नीति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, मानवता के हिसाब से जो ठीक होना चाहिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन ने किसका स्तर उठाया है, इकोनॉमिक्स का, भौतिकी चीजों का, नैतिक का, या सामाजिक चीजों का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोरल। हमेशा उसने मोरल पे ध्यान दिया है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी बिलीव्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज, गांधी जी ने हमेशा विश्वास किया है कि भारतीय जो सभ्यता है, ऑप्शन ए बीइंग डिफीटेड इन द वर्ल्ड, कि संसार में इसको हरा दिया गया है, ऑप्शन बी इवॉल्व्ड एंड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इस तरीके से ये इवॉल्व हुई है, इस तरीके से ये आगे बढ़ी है कि संसार में इसको कोई हरा नहीं सकता है, ऑप्शन सी ओनली मटेरियल अचीवमेंट, क्या भारत ने हमेशा भौतिकी ही सफलता प्राप्त की है, ऑप्शन डी नो हिस्टोरिकल रूट्स, क्या इसके पास कोई ऐतिहासिक जड़ नहीं है। तो आप बताओ कि गांधी जी क्या विश्वास करेंगे कि हमारी भारतीय सभ्यता इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि कभी भी इसको संसार में हराया नहीं जा सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर, गांधी जी जो हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी क्या बोया है, कि हमारे पूर्वजों ने क्या बोया है कि उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए वेल्थ, ऑप्शन बी सीड्स, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी बुक्स। अब स्टॉप करो, तुम लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो सही है, गलत भी हो सकता है। वो गलती जो टाइप करने वाला है या पीपीटी बनाने वाला है वो गलती भी कर सकता है, उसको टिक यहाँ लगा सकता था। तो ये मत सोच लेना कि पहले से आंसर दिया हुआ है, क्या पता है सही भी हो, क्या पता है गलत भी हो। सो यहाँ पर क्या उन्होंने बोया होगा, तो सीड्स ही बोया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीड्स ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी नथिंग कैन इक्वल द, कोई चीज बराबर नहीं कर सकता है जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया है भारतीय सभ्यता में। सो
आई होप कि खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो एक पेज से आप देखो कि 16 ऑब्जेक्टिव हैं, आप डेली इतना कवर करोगे, हो सकता है कि 20 हो जाए, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और मेहनत करो बेटा, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने, वैसे ही पढ़ाई की भाषा किसी को पसंद नहीं आती है, और मेरी ये आदत है कि पढ़ाते वक्त मेरे से फन नहीं हो पाता है। हाँ, पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट जब एक बार पढ़ने लगते हैं तो आई थिंक कि पढ़ाई एक सरस्वती जी की तपस्या है, पूजा है, और उसको श्रद्धा से करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल क्लास में मिलते हैं, आपसे पूछूंगा मैं। बाय।